उनसे भी अगर हम सवाल कर लेते हैं कि 2 दिन पहले पूछ लेते हैं कि भैया बता दीजिए कैबिनेट में कौन कौन आ रहे हैं या मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम किन्हें बनाया जाएगा, तो वो कोई कुछ बता नहीं पाता था। रायपुर से माफिया राज समाप्त होगा, रायपुर में भय और आतंक का राज समाप्त होगा और रायपुर में जमीनों पे कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। किसी को डरने, घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने तो संकल्प लिया था कि जब तक इस भ्रष्ट भूपेश सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक माला नहीं पहनेंगे। मेरे युवा नंद कुमार साय जी का नाम ले लेता हूं। समझ गया, हमारे काफी वरिष्ठ नेता हैं। किरण देव जी का, तो किरण देव जी इस चुनाव में सरगुजा समाज ऐसे चेहरे को लाया जाता है जिसके बारे में पार्टी के निचले पायदान से लेकर ऑफिस लेवल तक कोई सोच भी नहीं पाता कि ये व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये मंत्रिमंडल पुराने अनुभव और नए लोगों की कार्यशैली को लेते हुए बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, हम सब उनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की प्रलय ध्वनि हो जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अत्यंत व्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास, मय्यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। छत्तीसगढ़ भाजपा में बहुत सारी उठापटक और बहुत सारे जो मॉड्यूल्स चेंज किए जा रहे हैं और बहुत नए चेहरों को वजनदार तरीके से स्थापित किया जा रहा है। उनमें एक नाम है किरण देव साहब, जिनकी तस्वीर आप पीछे देख पा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उनको और जगदलपुर से उन्होंने विधानसभा सीट जीती है। और किरण देव साहब जी के बारे में भी बात करेंगे, सीधे जी के बारे में बात करेंगे कि उनकी ऑपरेंडी कैसी रहेगी। और जो अभी आज नए जो एक बोलना चाहिए कैबिनेट का विस्तार हुआ है, उसमें कुछ पुराने मंत्रियों को जगह मिली है। बृजमोहन अग्रवाल साहब, केदार कश्यप साहब और रामविचार नेताम साहब, इस तरह से पुराने जो लोग हैं उनको जगह मिली है मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में। लेकिन जो नए नाम हैं, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, इस तरह से और जो नए नाम सामने आए हैं, एक पुराना नाम दयालदास बघेल जी भी हैं, उनको कैबिनेट में विस्तार के लिए जोड़ा गया। इन सारी परिस्थितियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो निचले पायदान पे काम करने वाले कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी हैं वो क्या सोच रखते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया, ये अभी जो जिस तरह से पार्टी में लगातार जो मॉड्यूल चेंज हो रहा है, नए नए चेहरों को भी मौका मिल रहा है, कई पुराने चेहरों को किनारे किया गया, नए चेहरों और पुराने चेहरों को मिला के कैबिनेट का विस्तार किया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो ये किसी को किनारे नहीं किया गया, सबका राजनीतिक अनुभव का लाभ लेना पार्टी की प्राथमिकता है। और माननीय मोदी जी इस बारे में बड़े अच्छे विचार रखते हैं, इसलिए ये मंत्रिमंडल पुराने अनुभव और नए लोगों की कार्यशैली को लेते हुए बनाया गया है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में इस मंत्रिमंडल का छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन मिलेगा। जैसे कुछ मुद्दे तुरंत ही हल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता नहीं बंद होगी। 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हुई। इसके बाद 2 साल का बोनस। तो तत्कालिक निर्णय करने वाले लोग हैं। तो इस मंत्रिमंडल से एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी का संदेश आएगा। मुझे नहीं लगता कि पुराने लोगों को किनारे करने की बात है, सबके अनुभव का लाभ लेने की बात है। भाजपा का जैसे जो एक प्रकार का नया स्वरूप देखने को मिला भैया, जैसे अपने अपने शब्दावली है, अब पुराने तो खैर उनको नहीं मिला है, लेकिन आइए भैया, नया सिरे से नया चेहरा खोजना, नया सिरे से नए चेहरों को दायित्व दे देना, ये इसको कैसा सोचते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का ये शुरू से रहा है कि नए लोगों को मौका देना और सभी वर्गों को, समाज के एकदम पिछड़े वर्ग से लेकर के अगड़े वर्ग तक सभी को साथ लेकर के चलना और इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार में है और इसी को लेकर के आगे चल रहे हैं। और अभी जो नया मंत्रिमंडल बना है उस पर ये बोला जा सकता है कि इनसे बहुत उम्मीद है पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी लोग
अपने उम्मीद पर, जनता की उम्मीद पे अच्छे से खरे उतरेंगे। जय सिंह जी है मेरे साथ में। भैया ये बताइएगा, जैसे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का चयन और अचानक से एक नया नाम, मतलब किरण देव सिंह साहब, तो उनको देखकर कैसा लग रहा है? कैसे संगठनात्मक शक्ति को संजोने के लिए एक ऐसे चेहरे को लाया जाता है जिसके बारे में पार्टी के निचले पायदान से लेकर ऑफिस लेवल तक कोई सोच भी नहीं पाता कि ये व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएंगे? देखिए, माननीय किरण देव जी जो हैं वो लगातार पार्टी में कार्य कर रहे थे कई वर्षों से। उसके साथ उन्होंने बोलना चाहिए कि संभाग अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल रहे थे, प्रदेश महामंत्री का दायित्व भी, और यूथों के आइकॉन थे। ऐसा कहूँगा कि जब महापौर का चुनाव हुआ था तो सबसे ज़्यादा मतों से छत्तीसगढ़ में जीतने वाले किरण देव सिंह जी थे। और निश्चित तौर पे उनका एक व्यवहार, एक आत्मिकता, पार्टी के साथ लोगों का जोड़ना और तीसरे पंक्ति में खड़े हुए तीसरे व्यक्ति को जोड़ के एक बड़ी ताकत को खड़ा करना और उस ताकत के साथ कार्य को करना, तो कहीं ना कहीं एक मिलनसार व्यक्तित्व हैं और सबको लेके चलने वाले हैं। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सभी लोगों को एक साथ समूह के एक बड़ी शक्ति पार्टी की खड़ा करना, जिसमें निश्चित तौर पर संगठन का बड़े कार्य से बड़ी जिम्मेदारी को निर्वहन किए हैं। और इसको लेके संगठन में एक अच्छा दूर दूर तक हमारे संगठन के महामंत्री माननीय पवन साय जी हैं, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी अरुण साहू जी की बात कह लें, चाहे उनसे पूर्व जब वो प्रदेश में थे तब अध्यक्ष होते थे माननीय हमारे अब के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। तो लगातार संगठन में कार्य और कार्य के साथ गति देना और गति के साथ में कहीं रिजल्ट देना, तो उनके सब कार्यों की सराहना करते हुए लोगों को और पूरी पार्टी को लगा कि गंभीरता से अब सरकार है तो सरकार का समय संगठन और सरकार दोनों के तालमेल को बने रहे और बनने के साथ आगे कार्य। और जो मोदी जी की गारंटी है, जिन जिन चीज़ों को उन्होंने, चाहे महिलाओं की बात कर लें, 1000 रुपये मंथ देने की बात हो, या युवाओं को लाखों लोगों को नौकरी देने की बात हो, या महिलाओं को 5, मतलब जो भी योजना मोदी जी की जो गारंटी थी उन सबको अमल करने का, और आने वाले समय में लोकसभा में पूरे 11 की 11 सीट लोकसभा में देने का। मैं उसी सवाल पे आऊँगा भैया, जैसे डीप ऑब्जर्वेशन एक इस बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्मदर्शी से काफ़ी कुछ तलाश हुआ है, मतलब जो जिम्मेदार लोग चुने जाएं, जिनको जिम्मेदारियां दी जाएं, उसका बहुत ऐसा लगता है कि किन्होंने बाइनोकुलर का इस्तेमाल करते हुए सूक्ष्मदर्शी से बहुत बारीकी से पड़ताल की है, किन्होंने बाइनोकुलर का इस्तेमाल करते हुए सूक्ष्मदर्शी से बहुत बारीकी से पड़ताल की है। क्या ये लोकसभा की तैयारी है? क्या ये जातिगत समीकरणों को एक साथ संजोने की कोशिश है? जैसे कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम किसी ने सोचा नहीं था, और 3 राज्यों में वही फॉर्मेट आया, नए चेहरों को नया नया मौका मिला। ईश्वर साहू जी जैसे नए व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति को इतने ऊंचे पायदान पे बैठने की मौका मिला। जैसे कि मैं इनसे भी, भैया से भी पूछ रहा था कि किरण सिंह साहब हैं, तो उनको कोई सोचा नहीं था निचले पायदान से ऑफिस लेवल तक कि उनको बना दिया जाएगा। तो क्या ये लोकसभा के लिए भी इस तरह से जातिगत समीकरण भी सेट रहे, सब कुछ व्यवस्थित रहे और कार्यशैली उसको भी नापी तोली गई? निश्चित रूप से ये आप जो बोल रहे हैं सही है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो ड्रीम है कि हमारे जो दीनदयाल जी की एक पंक्ति थी कि हर पीछे पायदान का व्यक्ति आगे आना चाहिए, उसी कड़ी के तहत मोदी जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए, दीनदयाल जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी उपयोग कर रही है। रहा सवाल किरण देव जी का, तो किरण देव जी इस चुनाव में सरगुजा संभाग के प्रभारी थे के तौर पे काम किए और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आया है। तो 14 की 14 सीट जीती भारतीय जनता पार्टी ने। तो निश्चित रूप से पार्टी चाहती है ऊर्जावान, अच्छे लोग, काम करने वाले लोग आएँ, और ये अच्छी बात है कि पार्टी में नए लोगों का समावेश हो, पुराने लोगों के अनुभव का लाभ हो। खराब कोई व्यक्ति नहीं होता, हर व्यक्ति उपयोगी है, लेकिन किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग है ये शायद मोदी जी से अच्छा तो कोई नहीं। ऐसा लगता है भैया जैसे चुनाव के पहले जैसे विष्णुदेव साय साहब सीएम बन गए, अब एक और साय साहब थे वो चले गए कहीं, और उसके बाद आज उधर से इस्तीफा भी दे दिए। बड़े बड़े नेता हैं और उन्होंने नंद कुमार साय जी का नाम ले लेता हूँ। समझ गया, हमारे काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और आप मान रहे हैं अपने वरिष्ठ नेता हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि पार्टी वापस निश्चित तौर पे जो आदमी संसद में लोकसभा का शपथ संस्कृत में लेता हो और संस्कृत में रामायण गीता कहता हो, तो निश्चित तौर पे ज्ञानमान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं और
पार्टी का संगठन का ये निर्णय होता है। जब पार्टी वो छोड़े थे भैया, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उनका कहना था कि पार्टी में अब मेरी पूछ परख खत्म हो गई है, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है। और मैं जहाँ तक उनसे सवाल भी किया था कि कुछ बारों के आप सांसद रहे हैं, कुछ बार विधानसभा भी जीते हैं, पार्टी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष MP का, छत्तीसगढ़ का, फिर अनुसूचित जनजाति आयोग में भी बैठाया आपको वरीयता क्रम में, तो ऐसी क्या नाराजगी आ गई? अब देखिए क्या है, देखिए बड़े नेता हैं, उनके विषय में हम लोग छोटे से कार्यकर्ता क्या कहेंगे। बस ये है कि जो भी रहा होगा, ज़्यादा दिन तक वो वहाँ रह नहीं पाया और घुटन महसूस होने भी लगी, और वो अब पार्टी में आने के लिए अब बड़े नेताओं के सामने अपनी बात भी रखें, और बड़े नेता सब निर्णय लेंगे। हम लोग इस विषय में कुछ बोल भी नहीं पाते। हम लोग तो सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत माँ की आरती भारतीय जनता पार्टी, और हम लोग सब आप लोग की मंशा भी है कि नंद कुमार साह जी आ जाएं वापस। कैसे एनी हाउ पार्टी संभालते थे, आंदोलन के लिए बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेके। कौन? नंद कुमार साह जी। नहीं, नंद कुमार साह जी शुरू से आदिवासी वर्ग के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उनकी पहचान आदिवासी वर्ग के संघर्ष के नेता के रूप में थी, और आज तो सपना साकार हुआ, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री आया, तो नंद कुमार साह जी का भी सपना साकार हुआ है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। अंतिम सवाल है, अब मुख्यमंत्री जी की ऑपरेंडी पे आ जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी की ऑपरेंडी कैसी रहनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? जैसे कि चुनाव कई पक्षों को लेकर और कई मसलों को लेकर लड़ा गया, हिंदुत्व भी एक मसला था, और उसमें मोदी जी के आक्रामक भाषण हुए, फिर ऐसा लगा कि पैरेलल लाकर खड़ा कर दिया गया जो घोषणा पत्र था उसको, तो उसको देखते हुए क्या अब उम्मीदें क्या है? उम्मीदें जो घोषणा पत्र में है वो सभी उम्मीदें पूरी होगी। सरकार बनी है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे प्रदेश के मुखिया बने हैं, और हम सभी को पूरी उम्मीद है कि जो भी घोषणा पत्र में था सभी अच्छे से होगा और पूरा होगा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर काबिल है तो कुछ भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी परिवार की पार्टी है या किसी घर की पार्टी है, ये एक्चुअली में कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो यहाँ पर ऐसा संभव है, आज विष्णुदेव साय जी हैं, कल हो सकता है कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता देश का, ये प्रदेश का मुखिया बन जाए। जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वो भी एक छोटे से परिवार से, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी कुछ नहीं है, तो वैसे ही है यहाँ पर। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया समय देने के लिए। किसी ने सच कहा है, कई कुछ लाइनें ऐसी आती थी कि, और लोग आप भी सुनते होंगे उन लाइनों को, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता ये पड़ चुकी थी कि एनी हाउ छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में चुनाव जीतना है, और उसके लिए आविष्कार करने आवश्यक थे। तो आविष्कार जो हैं वो लगातार खुलते जा रहे हैं। जिस तरह से चुनाव में जो परिपाटी बनी, जिस तरह से घोषणा पत्र को एक तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र के पैरेलली लाकर खड़ा कर दिया जाना, इस तरह से एक जो समीकरण बना, उसके बाद जो टिकटों का आवंटन हुआ, उसमें कई नए चेहरों को टिकट देकर पार्टी ने चौंकाने का काम किया। और अभी भी ये परिस्थितियां बन रही हैं कि पार्टी के निचले पायदान से लेकर जो अपिश लेवल के जो बड़े नेता हैं, उनसे भी अगर हम सवाल कर लेते हैं कि 2 दिन पहले पूछ लेते हैं कि भैया बता दीजिए कैबिनेट में कौन कौन आ रहे हैं, या मुख्यमंत्री या डिप्टी CM किन्हें बनाया जाएगा, तो वो कोई कुछ बता नहीं पाता था। इतना क्लोज डाउन होके, इतना हाइड होके काम किया गया, और इतना नियंत्रित और तरीके से काम किया गया कि सभी लोग सरप्राइज़ रहे एक प्रकार से। तो ये जो सरप्राइज़ है अपने आप में, ये कौतूहल तो है, लेकिन अब दायित्व तो बड़े हैं। देखिए जो नए जीत के आए हैं उनको अब आगे बहुत सारे बड़े बड़े दायित्वों का सामना करना पड़ेगा। कुछ तो ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार विधानसभा में बैठे हैं, उनके लिए चुनौतियां बड़ी होंगी। तो उनको समझाने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए बड़े चेहरों को जोड़ा गया है, कुछ बड़े चेहरों को हटाया गया है। तो इस तरह से कैबिनेट का विस्तार छत्तीसगढ़ में किया गया, और लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट कर रही। अब जो घोषणा पत्र की बात है, तो घोषणा पत्र में अब जो अभी जो ऐलान हुए हैं, अब उसके आगे जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, और वो मोदी की गारंटी है। तो मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी है। तो इसको आगे जो शब्दशः कैसे पूरा कर पाते हैं, ये हम आप इसी जगह पर रहेंगे। अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं, कुछ आरोप प्रत्यारोप रखते हैं, तो वो भी दिखाएंगे। आज का समय भाजपा का है, और भाजपा अपनी स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा मजबूत करने में लगी है। मैं रायपुर से ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आपको। ये पीछे मेरे भाजपा का कार्यालय है, और यहाँ काफ़ी कुछ जश्न शबाब, और जो आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ उसमें भी काफ़ी कुछ गहमा गहमी और बहुत आवभगत और शोरगुल का वातावरण, फूल मालाओं का, भेंट वार्ता का, बधाइयों का, इस तरह का वातावरण देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह, और उसमें कई पुराने चेहरे और कई नए चेहरों को शुमार किया गया।
मेरे साथ में रवि भगत जी हैं जो युवा मोर्चा की कमान संभालते हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा की। कैसा लग रहा है आज? देखिए, हमने तो संकल्प लिया था कि जब तक इस भ्रष्ट भूपेश सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक माला नहीं पहनेंगे। मेरे युवा साथियों ने बहुत मेहनत किया और मेरे संकल्प को पूरा किया। आज छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है और आज सब मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। निश्चित ही जल्दी हमारे किए वादों को पूरा करने की ओर हम युवा मोर्चा के साथ ही आगे बढ़ेंगे। शपथ ग्रहण में जैसे जो पुराने कई कद्दावर चेहरे थे उनको स्थान नहीं मिल पाया, उनकी जो वीडियोस देखने को मिल रहा है थोड़ी मायूसी दिख रही थी उनमें कि कुछ दायित्व तो मिल जाता है। देखिए, आप बिल्कुल, मैं वैसा नहीं कहूँगा कि मायूसी दिख रही थी, ये स्वाभाविक है और भाजपा में ही ये संभव है। नए लोगों को मौका देते हैं, पुराने चेहरे भी हैं, ब्रिजमोहन जी जैसे दिग्गज चेहरे हैं, रामविचार नेताम जी है, दयालदास बघेल जी है। निश्चित ही आपको पुरानी टीम का भी समन्वय दिखेगा और नई ऊर्जा का भी जोश दिखेगा। कोऑर्डिनेशन को कैसे बैठा पाएंगे? जैसे कि अभी एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम साहब हैं और उसके बाद में जो कैबिनेट में एक वरीयतम क्रम की जो जैसे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो गए, रामविचार नेताम साहब हो गए, जो कमांड रहेगा, जैसे मंत्रिमंडल का जो स्वतंत्र प्रभार रहेगा, कई लोगों को नैतिक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी नए लोगों को मिल सकती हैं। ऐसे में कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा? देखो, समन्वय बनाना भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हम समन्वय बनाकर मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे और वो हमारे छत्तीसगढ़ को हम कहते हैं ना, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। क्या भाजपा की लोकसभा की तैयारी शुरू हो गई, इसको ये भी माने? बिल्कुल तैयारी शुरू हो गई है। हम युवा मोर्चा का पूरा रोड मैप बन गया है। आप उसी प्रकार से आप काम करते देखेंगे जिस प्रकार हम विपक्ष की भूमिका में काम करते थे, लेकिन थोड़ा हमारे कार्य करने का शैली बदलेगा। लेकिन हम चुनावी मूड में 24 घंटा लगे रहते हैं। अंतिम सवाल है, युवाओं के कैडर से आप आते हैं और युवाओं को बहुत सारा मौका भी मिला है। युवा बेरोजगारी भत्ते को लेकर आप लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था। अब युवा बेरोजगारी को लेकर क्या सोच रखते हैं? जैसे कि अब मैंने एक बार आपको इंटरव्यू किया था तो उसमें पूछा भी था, कहा भी था कि जो रोजगार डिपार्टमेंट है वो खाली आंकड़े जुटाने वाला डिपार्टमेंट बन गया, व्यापार मेला कराने वाला डिपार्टमेंट बन गया। आप लोग की क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटेजी, क्या मांग रहेगी? मैं आपको बता देना चाहूँगा, बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस का वादा था, उसने छला, हम उसके विरोध लड़े। आज युवाओं के साथ मिलके हम युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला कैसे बने, युवा सशक्त और मजबूत कैसे बने, इसकी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संबंधित विभाग के मंत्रियों के साथ बैठ के पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं की चिंता की जाएगी और छत्तीसगढ़ का युवा मजबूत होगा। आपको हर फील्ड में दिखेगा, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। हम अलग अलग विधा के युवाओं के साथ एक कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें मुझे लगता है कि उसका परिणाम छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा दिखेगा। ये रवि भगत साहब हैं, काफ़ी अच्छे प्रभावशाली नेता हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। ऐसी सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे कोई कमेंट आपका है, आपके विचार हैं, वो ज़रूर रखिएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वहाँ भी अपने कीमती विचार ज़रूर रखिएगा। चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट टीवी के, मेरा नाम है शशिकांत तिवारी और लगातार हम ऐसी खबरों पे बने हुए हैं। बेहतारी की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जीत गया भाई, जीत गया, कमल फूल जीत गया, कमल फूल जीत गया। आज पूरे रायपुर वासी, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और विशेष रूप से रायपुर वासियों के लिए ये खुशी की बात है कि आपने जो विश्वास व्यक्त किया, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से रायपुर की सीट को आपने जीता। देखो कौन आया, देखो कौन आया, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आपके विश्वास पर विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंत्री नहीं बनाया, आप सबको मंत्री बनाया। और आप सबकी ताकत पर मेरी ये कोशिश होगी कि रायपुर की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास पर हम सब मिलकर खरे उतर पाए, सब सहयोगी के रूप में काम करें। और मैं आप सबका सहयोग लेकर जनता की उम्मीद और अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका स्नेह, जिसके दम पर हमने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, रायपुर की 4 सीटें जीती हैं, रायपुर जिले की 7 सीटें जीती हैं। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2023 के बाद
पहली बार इतना बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं आज केंद्रीय नेतृत्व के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति कि आज पूरे मंत्रिमंडल का गठन हो गया, मेरी सभी मंत्रियों को रायपुर शहर जिले की तरफ से, रायपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। और हम सब मिलकर मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी देते हैं कि उनको पूरा करेंगे और उसको पूरा कर कर छत्तीसगढ़ और रायपुर से गुंडा राज समाप्त होगा। रायपुर से माफिया राज समाप्त होगा। रायपुर में भय और आतंक का राज समाप्त होगा और रायपुर में जमीनों पे कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। किसी को डरने, घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना हम गलत काम करेंगे और ना किसी को करने देंगे। मैं फिर से एक बार जो रायपुर शहर की जनता के विश्वास के ऊपर में केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास किया है और मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ में और केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे रायपुर और छत्तीसगढ़ की जनता को सर झुकाना पड़े, आपको सर झुकाना पड़े। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। और मैं प्रभु से यही कामना करूंगा वो इतनी सामर्थ्य दे, इतनी शक्ति दे, इतना जोश दे, इतना बल दे कि सब कार्यकर्ताओं की और जनता की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतर पाऊं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।